जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम उच्च न्यायालय वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद से लेकर उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम आगे के तथ्यों पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो उच्च न्यायालय होते हैं वहाँ के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रोसेस क्या है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करता है और शपथ क्या होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बहुत विस्तार से चर्चा किया हूँ। तो आप लोग अगर उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसे जाकर देख लीजिए, ताकि उच्च न्यायालय से संबंधित सारी जानकारियां आप लोगों तक मिल पाए और आप लोग उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं आप उससे परिचित हो सकें। क्लियर है? तो आज हम उनसे संबंधित आगे के तथ्यों पर विचार करेंगे। कल हमने नियुक्ति की प्रोसेस क्या है, नियुक्ति किस आधार पर किया जाता है, शपथ किस चीज का लेते हैं, तथा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उन सभी तथ्यों पर कल हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की क्या प्रोसेस है, उनको हटाने का क्या कारण होता है, किस आधार पर उनको हटाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे तो अनुच्छेद 214 से 231 तक इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है? और 214 में मैंने बताया हूं कि क्या बताया था मैं, जब 214 आर्टिकल बता रहा था यानी कि 214, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। और उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जानकारी भी मैं बताया था। 1862 में क्या होती है, मुंबई, कलकत्ता और किसका, मद्रास प्रांत में जो है हाईकोर्ट की स्थापना के साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। ठीक है? और वही जो उच्च न्यायालय है, जो प्रांत का उच्च न्यायालय 1950 के बाद राज्यों का उच्च न्यायालय बन जाता है। ये चीजें मैंने पिछले क्लासेस में विस्तार से आप लोगों को बताया है। क्लियर है? आज हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस आधार पर हटाया जाता है, हटाने के लिए क्या प्रोसेस चाहिए, संसद में कौन सी कार्रवाई होती है, सारी चीजों के बारे में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चीज है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। देखिए, जब मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रावधान बता रहा था, तो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों में सेम प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है, उसी प्रकार इनको जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संकल्प। ठीक है? तो न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से हटाने के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संसद में क्या होती है, संसद में क्या होती है, प्रक्रिया चलती है जिससे कहते हैं संसद के विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं, उससे आदेश करते हैं। क्लियर है? विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यानी कि क्या बोला, सदन में कितने लोग उपस्थित हैं प्लस मतदान करने वालों का कितना, 2/3 जो बहुमत होता है वो कहलाता है विशेष बहुमत। यानी कि सदन में कितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कितने लोग कर रहे हैं, उसका 2/3 बहुमत जो होता है वो कहलाता है विशेष बहुमत। मतलब विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करता है और न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। अब उसके पद से हटाने का क्या कारण हो सकता है, कदाचार। कदाचार में आप जानते हैं कि मिसबिहेवियर भी शामिल है। मिसबिहेवियर अगर करते हैं, ठीक है, तो मिसबिहेवियर किस में शामिल होता है, कदाचार में शामिल होता है। दूसरा चीज अक्षमता, यदि वह उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके आधार पर भी उसे क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। यानी कि उसको पद से हटाने के कारण की मैं बात कर रहा हूं, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या चीज बताया मैं, अगर इसके कारण पूछे कि उसको किस आधार पर पद से हटाया जाएगा, तो कारण पूछे तो कारण क्या है, कदाचार है, और दूसरा क्या है, अक्षमता से मतलब आप जानते हैं कि यदि उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है तो भी उसे उस पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? अगला चीज मैं बता रहा हूं, वेतन और भत्ते। अगर उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित अगर मैं बात करूं तो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, सबसे पहली बात तो संसद करता है। कौन करता है, पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, कौन करता है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, संसद करता है। कभी भी विधानमंडल आप लोग नहीं डालेंगे। उच्च न्यायालय देखो राज्य में होता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसका निर्धारण, इसके वेतन का निर्धारण विधानमंडल या फिर विधानसभा करेगा। विधानमंडल या विधानसभा इसके वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं करता, बल्कि कौन करता है, संसद इसके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। क्लियर है? तो कौन करता है, संसद करता है, पार्लियामेंट करता है। दूसरी चीज, इनके वेतन,
वेतन अगर मैं बात करूं, वेतन जो है इस संबंधित राज्य से मिलता है। कहां से? क्योंकि उच्च न्यायालय कहाँ होता है? हाई कोर्ट जो है स्टेट में होता है, राज्य में होता है, ठीक है। तो वेतन जो है संबंधित राज्य से मिलता है, लेकिन पेंशन जो है किससे मिलता है? केंद्र से मिलता है। क्लियर है? तो पेंशन कहाँ से मिलेगा? केंद्र से मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो किसी राज्य में रहते हुए, जैसे मान के चलो बिहार राज्य का न्यायाधीश रहते हुए रिटायरमेंट होता है, तो उसे बिहार राज्य से वेतन मिलेगा। लेकिन अगर इस राज्य से अगर रहते हुए वो क्या होता है? रिटायर हो जाता है, तो आजीवन बिहार राज्य थोड़ी ना देगा उसको पेंशन। इसीलिए कौन देता है? केंद्र सरकार से इसको पेंशन मिलता है, वेतन मिलता है राज्य सरकार से, संबंधित राज्य की राज्य सरकार से। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसके ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह से राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं? ट्रांसफर लेटर जारी करते हैं। किसको? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको। क्लियर है? और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों? अगर आप लोगों से कोई प्रश्न पूछे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की संख्या केवल 1 है, इसलिए वहां के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है? ये तो था उनके ट्रांसफर से संबंधित जानकारियां। अगला चीज, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाएगा? जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या फिर वह अस्थायी रूप से क्या हो? अनुपस्थित हो, या फिर कार्य निर्वहन में क्या हो? अक्षम है। 3 आधार है इसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इसके कारण है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाएगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तब बनाया जाएगा जब यदि क्या क्या मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तो उस कंडीशन में भी क्या बनाया जा सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट को खाली तो रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उस समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का भी प्रावधान संविधान में रखा गया है। क्लियर है? दूसरा चीज, तीसरा, अगर कार्य करने में या फिर कार्य निर्वहन में क्या हो? अक्षम हो, तो उस कंडीशन में भी क्या बनाया जा सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए, अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश। अभी जो बता रहा था मैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बता रहा था, अब जो मैं बता रहा हूं कार्यकारी न्यायाधीश, मतलब जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसका उल्लेख तो संविधान में स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता। इसको किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले से बता रखा है। क्लियर है? दूसरी चीज देखिए, कार्यकारी न्यायाधीश, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश। अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कब करेंगे? अब देखो, अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश उन योग्य व्यक्तियों को किया जाएगा। सबसे पहले मैं कल बताया था कि जो न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहले तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए से 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड चीज, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य करते हुए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो जो है इनकी क्वालिफिकेशंस होती है। क्लियर है? अगला चीज देखिए, इनका आधार क्या है? उच्च न्यायालय का यदि कामकाज बढ़ जाता है, देखो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी इसको थोड़ा समझिए। जब उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ जाएगा, मतलब काम का दायरा बढ़ जाए रहेगा, तो उस कंडीशन में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कौन करते हैं? अगर आप लोग उससे पूछे तो राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी चीज, बकाया कार्य अधिक, मतलब पहले से जो पेंडिंग कार्य अधिक रहे, तो उस समय क्या होता है? पेंडिंग कार्य, मतलब पेंडिंग कार्य यदि पड़ा हुआ है तो उसको निपटाने के लिए भी क्या होता है? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है? और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है? अनुपस्थित या कार्य निष्पादन करने में क्या होता है? सही नहीं है। मतलब जो न्यायाधीश है वो या तो अनुपस्थित है या तो कार्य निष्पादन करने में कार्य निष्पादन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं योग्य व्यक्तियों को। क्लियर है? और योग्य क्या होता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को। क्लियर है? अगला देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, यह कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है, मतलब देखो कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति किए हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मतलब क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते। अब क्योंकि क्या होता है? जब कामकाज बढ़े रहता है तो उस कंडीशन में इसकी नियुक्ति की जाती है, या फिर बकाया कार्य, पेंडिंग कार्य अधिक हो तो उसको निपटाने के लिए नियुक्ति किया जाता है। तीसरा चीज, या तो अनुपस्थित है, उस कंडीशन में इसकी नियुक्ति की जा रही थी। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कार्यकारी न्यायाधीश की जो कार्यकाल है तब तक रहता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण नहीं करता। मतलब रेगुलर जो है न्यायाधीश तब तक, जब तक अपना पदभार ग्रहण नहीं करता, तब तक जो है कार्यकारी न्यायाधीश अपने पद पर बना रहता है, या फिर उसका जब तक 62 वर्ष नहीं होता तब तक
वो पद पर बना रहता है, मतलब 62 वर्ष से अधिक तक वो अपने पद पर बना नहीं रहता है। क्लियर है? तो ये तो था कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित बातें। अब देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जैसे रिटायरमेंट जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात ही। तो साथियों आज की इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है उनको पद से हटाने का क्या प्रावधान है, ठीक है, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है, तथा कार्यकारी न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक बना रहता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।